कल अपन का लास्ट में रहा था, अपन ने दो प्रकार के बलागुण पढ़ लिए थे। एक था विक्षेपण और दूसरा था नियंत्रण। इसमें इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए नियंत्रण। नियंत्रण अपन दो प्रकार से प्रोवाइड करते हैं, एक स्प्रिंग के द्वारा, दूसरा गुरुत्वाकर्षण के द्वारा। स्प्रिंग के द्वारा जिसमें स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की, और ये दोनों चाहे आप क्षैतिज में रख सकते हो चाहे उपकरण को ऊर्ध्वाधर में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैन होती नहीं होती स्प्रिंग, और ग्रेविटी केवल काम कब करती है, ऊर्ध्वाधर। मतलब ग्रेविटी नियंत्रण का उपयोग केवल एंड केवल ऊर्ध्वाधर उपकरणों में ही कर सकते, बाकी में नहीं कर सकते। आज अपन पढ़ेंगे तीसरा प्रकार है अवमंदक बलागुण। तो हेडिंग डाल दो। याद रखना ये भी तीन प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन पूछते निम्न में से कौन सा अवमंदक का प्रकार नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बन गया है अपने सामने। अवमंदक बलागुण। जिसे ही अपन और किस नाम से इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे अपन, डैम्पिंग। डैम्प से ज्यादा याद रहता है, अवमंदक तो नाम ही ऐसे ही पता नहीं। डैम्प्ड का मतलब था क्या होता है, ऑसिलेट करना। तो क्या लिखेंगे, संकेतक में से ऑसिलेशन को समाप्त करने के लिए। और ऑसिलेट कहां पर करेगा, मीन रीडिंग के पास में। तो क्या लिखेंगे, जो अपना पॉइंटर होता है, पॉइंटर को स्टेबलाइज करने के लिए संकेतक को या संकेतक में से ऑसिलेशन अर्थात दोलन, दोलन को समाप्त करने के लिए। और यह भी क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अभी किसी ने अगर इंस्ट्रक्टर का एग्जाम दिया है तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, संकेतक में से दोलन को समाप्त करने के लिए मापांक यंत्रों में कौन से बलागुण का प्रयोग करते हैं अपन, डैम्पिंग। कि जो अपना दो प्रकार के बलागुण होते हैं, याद है, कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्शन। उसके फाइनल अपने को दूर करके डैम्पिंग को खत्म करने के लिए कौन सा बलागुण प्रदान करते हैं अपन, अवमंदक। अब ये तीन प्रकार का होता है कि कौन सी प्रणाली किस यंत्र में अपन काम में लेते हैं। तो ये वापस कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। एक तो क्वेश्चन यही बोलता है निम्न में से कौन सा अवमंदक का प्रकार नहीं है। तो तीनों प्रकार तो मेरे ख्याल से आप सबको याद होगा। अब यहां से एक क्वेश्चन परमानेंट हमेशा एग्जाम के लिए, या तो जिस मापांक यंत्र में जो कंट्रोलिंग टॉर्क होगा वो हो गया है, और जिसमें नहीं होगा वो हमेशा यहां पर आ जाओ। एक होता है सबसे पहला भंवर धारा अवमंदक प्रणाली। भंवर धारा अवमंदक प्रणाली सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली अगर पूछ ले तो कौन सी होती है, भंवर धारा। दूसरा होता है वायु घर्षण, सबसे ज्यादा प्रयोग में ली जाने वाली वायु घर्षण अवमंदक। और तीसरी होती है कौन सी अपने, द्रव घर्षण। द्रव घर्षण अवमंदक। हर प्रणाली का काम एक ही है, काम क्या है, एक दोलन को समाप्त करना। अब बात करते हैं कौन से यंत्र में कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन तो ये रहा, निम्न में से कौन सी अवमंदक प्रणाली नहीं है। तो याद रह जाएगा द्रव, वायु और भंवर धारा, ये तीन प्रणाली होती है। अब इसमें से एक पहला पॉइंट लिखो इसका, सबसे प्रबल अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है। तो पहला लिख दूं सबसे बेस्ट, सबसे मजबूत, कुछ भी कह सकते हो, सबसे अच्छी अवमंदक प्रणाली।
अब बात करते हैं इस प्रणाली का उपयोग केवल कौन कौन से यंत्रों में करते हैं। तो देखो, याद करने का मैं आपको तरीका बताता हूं। जब बेस्ट होती है तो मतलब देखो, जब भी अपन किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो अपना सिलेक्शन कब होता है, जब अपना फोकस एक होता है। ये नहीं कि ये वैकेंसी आई तो इधर भाग गए, वो वैकेंसी आ गई तो उधर भागे, नहीं, तब मतलब कोई मतलब नहीं है। जो पहले वाला पढ़ा वो वापस सारा रद्द हो जाए। हमेशा जब भी सिलेक्शन कौन लेता है, जिस बंदे का शुरुआत से टारगेट एक होता है कि मेरे को ये इसमें सिलेक्शन लेना है। तो इसी प्रकार भंवर धारा अवमंदक प्रणाली केवल उसी यंत्र में प्रदान की जाएगी जो या तो केवल एसी पर कार्य करता है या केवल डीसी पर। दोनों यंत्र में अगर कोई कार्य करता है तो उसमें यह अवमंदक प्रणाली काम नहीं करेगी। तो अब कोई बता सकते हैं कौन सा यंत्र होता है जो केवल एसी पर कार्य करता है? ऊर्जा मीटर। कौन सा यंत्र होता है जो केवल डीसी पर कार्य करता है? पीएमएमसी। तो ये होती है केवल दो यंत्रों में प्रदान की जाती है। उन यंत्रों के नाम याद रखना, कौन कौन से यंत्र। एक तो होता है पीएमएमसी, जिसके बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे। तो पीएमएमसी प्रकार के यंत्र में कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? भंवर धारा। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया पीएमएमसी, तो केवल इतना नाम याद रखो। बाकी पीएमएमसी के बारे में अपन पूरा पढ़ेंगे, जिसका पूरा नाम भी होता है। वैसे पीएमएमसी एक सिद्धांत होता है और इसका उपयोग अमीटर और वोल्ट मीटर बनाने में करेंगे। तो ये एक अमीटर ही है, बाकी कुछ भी नहीं है, ठीक है। केवल किस पर कार्य करता है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन बनता है। वह यंत्र जो केवल डीसी पर कार्य करता है वो कौन सा यंत्र होता है? पीएमएमसी। और जो केवल डीसी पर कार्य करता है उसका पैमाना हमेशा कैसा होता है? रेखीय। तो कितने सारे क्वेश्चन अपने आप में बन रहे, देख लो। दूसरा होता है कौन सा? प्रेरण ऊर्जा मीटर। इन दोनों में कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? याद रहेगा या नहीं रहेगा? और ये किस पर कार्य करता है? तो देखो वर्ड क्या लिखा हुआ है? प्रेरण। अर्थात इंडक्शन का काम केवल किस में होता है? केवल एसी पर कार्य करता है। स्टार करके ये लिखना। ये देखो क्वेश्चन यहां पर कितने सारे बन रहे हैं आपके एग्जाम के लिए। एक, सबसे अच्छी अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है? पहला क्वेश्चन ये रहा। दूसरी, भंवर धारा अवमंदक प्रणाली कौन कौन से यंत्र में होती है? पीएमएमसी और प्रेरण ऊर्जा मीटर। तीसरा, कौन सा यंत्र है जो केवल डीसी पर कार्य करता है? कौन सा यंत्र है जो केवल एसी पर कार्य करता है? प्रेरण ऊर्जा मीटर। ये क्वेश्चन है एग्जाम के। बाकी अपन इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे, अभी कमेंट की जरूरत नहीं है सर ये पीएमएमसी क्या होता है, तो यंत्र अभी तक पढ़ाई नहीं है मैंने आपको। दूसरी, इसको छोड़ो, दरो घर्षण अवमंदक प्रणाली केवल एक यंत्र में ही काम में लेते हैं। किसी को पता है तो बता दो, किसमें करते हैं अपन इसका उपयोग? इसका उपयोग, वेरी गुड, सही बोले हो, इसका उपयोग केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में किया जाता है। केवल किसमें करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में किया जाता है। बाकी अगर कोई भी उपकरण पूछ ले उसमें हमेशा कौन सी अवमंदक प्रणाली होगी? वायु घर्षण। बताओ याद हुए या नहीं हुए? तीन नाम याद नहीं रख सकते हो? पीएमएमसी, प्रेरण ऊर्जा मीटर और इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्ट मीटर में कौन सी होती है? पीएमएमसी। और प्रेरण ऊर्जा मीटर में कौन सी होती है? इसमें भी ये बहुत कम पूछ ये रखा है, पीएमएमसी वाला। बाकी जो भी यंत्र आपको नहीं आए तो कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? जैसे आप उदाहरण के लिए लिखो तो लिख दो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं, आपको पूछ रखा है। अगर इसके अलावा है तो कौन सी अवमंदक प्रणाली होगी? जैसे मैं एग्जांपल लिखूं, वाट मीटर, एमआई उपकरण, मूविंग आयरन उपकरण। यह भी सिद्धांत होता है, इसके द्वारा अपन वोल्ट मीटर और अमीटर बनाते हैं। तापीय उपकरण, जो भी लिखना है वो सारे लिख दो, सब यहीं पर आएंगे। अब देखो वापस एक बार फिर लिखना। सबसे पहले देखो मैं वापस एक बार शुरुआत से रिपीट कर रहा हूं कल वाले पॉइंट से। मापांक यंत्रों में टॉर्क कितने प्रकार के होते हैं?
तो वहां पर तीन याद रखना है। कौन कौन से? पहला होता है विक्षेपण, दूसरा होता है नियंत्रण, तीसरा होता है अवमंदक। कोई भी घर्षण बल आगुण इसमें नहीं होता है, चौथा ऑप्शन भी यही मिलेगा, या बीरिंग मिल सकता है, तो वो कोई प्रकार नहीं होता है। अब देखो एक एक, सबसे पहला मैंने विक्षेपण बनाया, क्या लिखा है? प्रारंभिक बल आगुण कौन सा होता है? विक्षेपण। किस पर निर्भर करता है? मापित राशि पर, अर्थात मापित राशि के ऊपर निर्भर करेगा। दो ही पॉइंट लिखे थे। दूसरा है अपना कौन सा? नियंत्रण बल आगुण। क्या होता है? वह बल आगुण जो पॉइंटर को कहां पर लाता है? शून्य पर लाता है, या वह बल आगुण जो पॉइंटर को शून्य स्थिति पर बना के रखता है, उसे क्या कहते हैं? नियंत्रण। दो प्रकार का होता है, स्प्रिंग और गुरुत्वाकर्षण। ऊर्ध्वाधर उपकरण है तो गुरुत्वाकर्षण, और अगर दोनों हैं तो कौन सा? स्प्रिंग। स्प्रिंग किसका बना होता है? फास्फोर ब्रॉन्ज का, और उसमें कोई बात नहीं थी। तीसरा है अपना कौन सा? अवमंदक, अर्थात दोलन को समाप्त करने वाला बल आगुण। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का है। भंवर धारा, वायु घर्षण, दरोघर्षण। भंवर धारा सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली। क्वेश्चन बहुत अच्छा ये बनता है, निम्न में से कौन सी अवमंदक प्रणाली नहीं होती है? ऑप्शन में मिलता है भंवर धारा, वायु घर्षण, स्प्रिंग या दरोघर्षण। तो वहां पर देखो अपने को दिमाग में रहेगा कि स्प्रिंग भी अपन ने पढ़ा था, लेकिन वो कंट्रोलिंग का प्रकार था, याद है ना? अब इसमें आ जाओ, भंवर धारा सबसे बेस्ट अवमंदक प्रणाली केवल 2 यंत्रों में ही काम में ली जाती है। वे यंत्र जो केवल डीसी पर कार्य करते हैं, मतलब पीएमएमसी। वे यंत्र जो केवल एसी पर कार्य करते हैं, प्रेरण ऊर्जा मीटर। केवल एक पर कार्य करते हैं, उसमें कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? भंवर धारा। याद होगी नहीं होगी? दूसरा वो कौन सी है? वायु घर्षण। इसको एक बार रोको, पहले इसको पढ़ो। दरोघर्षण केवल एंड केवल एक ही यंत्र में होती है, वो यंत्र कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। अब नाम तो वोल्टमीटर है, लेकिन सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। पढ़ा होगा मेरे ख्याल से, कैपेसिटर में अपन पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में कौन सी अवमंदक प्रणाली होती है? दरोघर्षण अवमंदक। और वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली बाकी सभी यंत्रों में। इसके अलावा अगर कोई यंत्र पूछ रखा है और उसमें पूछ ले कौन सी अवमंदक प्रणाली है, तो हमेशा वायु घर्षण ही करेंगे। तो 3 नाम याद रखो, बाकी अपने आप हो जाएंगे। अब इसको एक बार नोट कर लो। जल्दी से नोट कर लो एक बार। याद हो गए ना आपको सबको? यही। अब अपन एक एक करके यंत्र स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले बिल्कुल सिंपल यंत्र करेंगे, फिर धीरे धीरे थोड़े बड़े यंत्रों में आएंगे अपन। एमआई का फुल फॉर्म, ये फुल फॉर्म सारे बताऊंगा मैं आपको, अभी एक भी मत लिखो। मैंने पीएमएमसी की भी नहीं बताई फुल फॉर्म। क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये यंत्र पढ़ाऊंगा मैं आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते। मैं सारे के सारे यंत्र पढ़ाऊंगा, लेकिन सबसे पहले सिंपल से धीरे धीरे हाई में जाऊंगा। सबसे पहला डालो। अब अपन यंत्र स्टार्ट कर रहे हैं अपन एक एक करके। सबसे पहले यंत्र का नाम लिखो मल्टीमीटर। हाँ लिखो लिखो, आराम से लिखो। जिसने लिख दिया वो लिखो, नहीं तो मैं लिखूंगा वैसे भी। वैसे अगर किसी ने पूछा है एमआई का फुल फॉर्म, तो एमआई का पूरा नाम होता है मूविंग आयरन। पीएमएमसी का पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, लेकिन नहीं लिखना है, मैं लिखाऊंगा अपने आप अलग से। यहां पर तो आप केवल याद रखो कौन सा यंत्र कहां पर काम में लेते हैं। है फ्लूइड फ्रिक्शनल, फ्लूइड FLUID यहां लिख दो। क्या इंग्लिश मीडियम है आपका? अब आ जाओ, एक एक करके यंत्र स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बेसिक यंत्र पढ़ेंगे,
फिर धीरे धीरे अपन थोड़े भारी यंत्रों में जाएंगे। सर हाइड्रोमीटर में द्रव घर्षण होती है, अरे हाइड्रोमीटर तो अलग ही होता है, वहां पर कौन सी डैंपिंग होती है। यहां पर विद्युत उपकरणों की बात हो रही, ध्यान रख लेना। हाइड्रोमीटर के द्वारा क्या मापते हैं अपन, एक होता हाइग्रो, एक होता हाइड्रो। क्या मापते हैं अपन, अपेक्षित घनत्व मापते हैं। तो कोई मतलब नहीं है उस यंत्र का यहां पर। यह बात हो रही है विद्युत उपकरणों की, ध्यान रख लेना। और विद्युत उपकरण का मतलब होता है जिसका उपयोग अपन विद्युत में कोई न कोई भौतिक राशि को मापने के लिए करते हैं। जैसे वोल्टेज हुआ, जैसे धारा हुई, जैसे पावर हुई, पावर फैक्टर मीटर, पावर फैक्टर हुआ, आवर्ती हुआ, इनको मापने के लिए। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए अब मल्टीमीटर। ऐसा कौन बंदा है जिसने मल्टीमीटर नहीं देखा है। अपन के एग्जाम में ज्यादातर आता है मल्टीमीटर, हाथ खड़े करती शर्म नहीं आई, मल्टीमीटर नहीं देखा है। अरे यार आईटीआई की है आपने, आईटीआई नहीं है तब कोई ना। मैंने देखा आईटीआई की है और मल्टीमीटर नहीं देखा है, तब तो मतलब बहुत बड़ी पढ़ाई के साथ धोखा दिया है। कोई ना, हेडिंग डाल दो मल्टीमीटर। हेडिंग क्या डाले हो, मल्टीमीटर। सबसे लास्ट ब्लैक टी शर्ट, खड़े हो जाओ एक बार। हाँ यहां पर पधारो, बड़े मेहमान यहां पर आ जाओ आप। हाँ आ जाओ, हेडिंग डाल दो क्या है अपना, मल्टीमीटर। ऐसा कौन है जो मल्टीमीटर के बारे में नहीं जानता है। तो देखो मल्टीमीटर में आपको बता देता हूं, ये इस प्रकार का यंत्र होता है। ये रहा मल्टीमीटर, अगर देखा है तो आपने। क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, कौन बोल रहा है। हेडिंग डाल दो मल्टीमीटर। बिल्कुल ही अपन आराम से एक एक करके यंत्र को, ये होता है मल्टीमीटर। अगर मल्टीमीटर में आपने देखा होगा तो मल्टीमीटर में अपने क्या होता है, एक होता है फेज और एक होता है अपना क्या, न्यूट्रल। अब इसमें दो टर्मिनल होते हैं, दो देखते हैं क्या क्या अपन माप सकते हैं। तो वो सब कुछ यहां पे लिखा हुआ देखो। देखो अगर आप देखते हो तो यहां पर देखो, यहां से क्वेश्चन एक और आता है। देखो ये क्या लिखा हुआ दिख रहा है किसी को, एसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज, प्रतिरोध और डीसी धारा। अब कभी भी एवियोमीटर या मल्टीमीटर डायरेक्ट एसी धारा का मापन नहीं करता, यह भी क्वेश्चन आ रखा है। तो बात करते हैं, सबसे पहले हेडिंग डाल दो मल्टीमीटर। इसे मल्टीमीटर क्यों कहते हैं अपन, क्योंकि नाम से पता लगा, मल्टी का मतलब क्या, एक से अधिक। मतलब एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा अपन एक से अधिक भौतिक राशियों को माप सकते हैं, एक से अधिक विद्युत राशियों को अपन क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। इसी कारण इसे अपन क्या कहते हैं, मल्टीमीटर। एक से अधिक विद्युत राशियों को मापने के कारण इसे अपन क्या कहते हैं, मल्टीमीटर कहते हैं। अब एग्जाम में क्या आता है, इसके द्वारा अपन किस किस को माप सकते हैं। तो देखो एक तो मैं इसका अन्य नाम बताता हूं जिससे आप काफी बता दोगे। इसका ही एक अन्य नाम होता है, अगर आपने पढ़ा हो तो, एवियोमीटर। इसे अपन क्या कहते हैं, देखो तो अन्य नाम, तो इसे ही अपन अन्य नाम कहते हैं एवियो। क्या कहते हैं अपन, एवियोमीटर। या इसको ही अपन कहते हैं, एक और नाम होता है बहुमापी। वर्ड क्या है आपके सामने, बहुमापी, लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपना एवियोमीटर। अब आप कहोगे एवियो का मतलब क्या होता है, तो समझो यहां पर ए का मतलब होता है एम्पियर, ए का मतलब होता है एम्पियर। एम्पियर किसका मात्रक होता है, मतलब इसके द्वारा धारा का मापन किया जा सकता है, पहला पॉइंट। वी का मतलब क्या होता है, वोल्ट, मतलब इसके द्वारा वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। और ओ का मतलब ओम, ओम किसका मात्रक होता है, मतलब इसके द्वारा प्रतिरोध का मापन भी किया जा सकता है। तो अब आप यहां से बता सकते हो कि मल्टीमीटर के द्वारा किस किस का मापन कर सकते हैं,
धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध का। एक बार क्वेश्चन आया था, निम्न में से मल्टीमीटर के द्वारा किसका मापन नहीं किया जा सकता है? तो एक बार तो ऑप्शन था उसमें तापमान, और एक बार उसमें ऑप्शन था आवर्ती। तो आवर्ती और तापमान का मापन इसके द्वारा नहीं किया जाता है। सामान्यतः हमेशा ऑप्शन में भी यही मिलेंगे। तो अब लिख सकता हूं एक एक करके पॉइंट। ये रहा आपके सामने यंत्र। पहला, मल्टीमीटर एसी पर कार्य करता है या डीसी पर? दोनों पर। मैंने देखो एक पर कार्य करता है उन यंत्र के नाम लिखा दिए हैं, केवल पीएमएमसी और प्रेरण ऊर्जा मीटर। बाकी जो भी यंत्र बोले दोनों पर कार्य करता है, बिना देखे बता दो। तो क्या लिखेंगे? मल्टीमीटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। मल्टीमीटर एसी वह डीसी दोनों पर कार्य करता है। मल्टीमीटर एसी तथा डीसी दोनों पर कार्य करता है। अब लिखते हैं इसके द्वारा अपन क्या क्या मापन कर सकते हैं। तो मापन वापस लिख देता हूं, किस किस का कर सकते हैं? एक, अपन इसके द्वारा कंटिन्यूटी को जांच कर सकते हैं। कंटिन्यूटी का कैसे करते हैं? देखो, ये देखो, अगर आप यहां पर देखते हो तो ये देखो यहां पर कंटिन्यूटी का सिंबल बना हुआ दिख रहा है। इस नॉब को अपन यहां पर लेकर आते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये जो इसके दोनों टर्मिनल है, दोनों टर्मिनल को क्या करते हैं? आपस में स्पर्श कराते हैं। अगर बीप की आवाज आती है मतलब वो वायर क्या होगा? अपना कंटिन्यूस होगा, या ये वायर बीच में से क्या टूटा हुआ नहीं है। अगर बीप की आवाज नहीं आती है तो मतलब क्या होगा? वायर टूटा हुआ है, कुछ भी हो सकता है बाकी। तो किस किस का मापन? एक, परिपथ की कंटिन्यूटी जांच की जा सकती है। परिपथ की कंटिन्यूटी, पहला पॉइंट। दूसरा, इसके द्वारा प्रतिरोध, धारा वह वोल्टेज का मापन किया जाता है। वोल्टेज का मापन किया जाता है। नेक्स्ट, क्योंकि ये क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि ऑप्शन में ज्यादातर यही मिलता है। इसके द्वारा तापमान वह आवर्ती, जनरली ऑप्शन में हमेशा यही मिलेगा। तापमान वह आवर्ती का मापन नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है। एक और लिखो तो लिख दो, मल्टीमीटर सीधे एसी धारा का भी मापन नहीं करता है। क्वेश्चन पूछता निम्न से मल्टीमीटर किसका सीधे मापन नहीं कर सकता है? तो वहां पर ये ऑप्शन सारे ये मिलेंगे, प्रतिरोध का, डीसी धारा, एसी धारा या डीसी वोल्टेज। तो वहां पर होगा एसी धारा। तो क्या लिखेंगे? मल्टीमीटर एवीओ के द्वारा सीधा एवीओ के द्वारा सीधे एसी धारा का मापन नहीं होता है। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि इसके द्वारा सामान्यतः अधिकतम जो प्रतिरोध का मापन होता है वो कितना होता है? लगभग 200 किलो ओम तक, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं है। अब वापस देखो, सबसे पहला यंत्र कौन सा? अपना मल्टीमीटर। अन्य नाम क्या क्या होते हैं? तो बहुमापी एवियोमीटर। एवियो का पूरा नाम याद रखो, सब कुछ याद रह जाएगा। ए मतलब एम्पियर, मतलब धारा का मापन।
V मतलब वोल्ट, मतलब वोल्टेज का मापन, O मतलब ओम, मतलब प्रतिरोध का मापन, अर्थात इसके द्वारा प्रतिरोध, धारा वह वोल्टेज का मापन किया जा सकता है। और तापमान, आवर्ती, बाकी किसी का मापन नहीं किया जाए। ये तो क्यों लिखा है दोनों, क्योंकि ये बार बार ऑप्शन में यही रखे हुए होते हैं। अब इसको एक बार नोट कर दो। हो गया, लिखो जल्दी से। नहीं, एसी धारा को डायरेक्ट नहीं माप सकते हैं, ठीक है। एसी धारा का डायरेक्ट मापन नहीं होता है। हो गया अब तो। नेक्स्ट, दूसरा इंस्ट्रूमेंट लिखिए। सर इसमें जो डायोड टाइप का बना होता है क्या होता है? डायोड टाइप का कहां पर है आपके सामने? ठीक है ना, आगे आ जाओ। नेक्स्ट, दूसरा यंत्र लिखो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है। एसी का मापन, कौन बोला है? हाथ खड़े करो एक बार। कौन पूछ रहा है एसी का मापन कैसे करते हैं? अब इसमें मैं यहां पर कैसे कराऊंगा आपको, बताओ। मतलब एमीटर में कैसे मापते हैं अपन? कैसे मापते हैं एमीटर में? खड़े हो जाओ एक बार, कोई बात, आराम से। हाँ, एमीटर के द्वारा कैसे मापते हैं अपन? क्या डायरेक्ट तार लगाओगे, ऊपर चले जाओगे, फिर जॉब कोई दूसरा करेगा? कैसे लगाते हो एमीटर? परिपथ को श्रेणी में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं अपन परिपथ को? क्योंकि उसके दो टर्मिनल होते हैं, तो इसके भी ये रहे दो टर्मिनल। पहले अपन सबसे पहले देखते हैं कि कहां पर धारा माप रहे हैं, तो इस यंत्र को कहां पर करेंगे? धारा पर करेंगे। अब इसके जो परिपथ के दो टर्मिनल होते हैं, उन दो टर्मिनल पर क्या रखेंगे अपन? ये दो टर्मिनल रख देंगे। और क्या माप लेगा? ये धारा माप लेगा। प्रतिरोध मापना है, जैसे मेरे को ये प्रतिरोध मापना है, मैंने आपको प्रतिरोध दिया, तो इस दो प्रतिरोध पर ये क्या रख दोगे आप? टर्मिनल। लेकिन उससे पहले कंपलसरी क्या है? ये आपको नोब को कहां पर करना है? इस प्रतिरोध की रेंज में करना पड़ेगा। इसके बाद ये प्रतिरोध माप लेगा। अगर नहीं आता है तो अपन इस नोब को क्या करते हैं? इधर उधर चेंज करते जाते हैं, क्योंकि इसकी प्रास फिक्स होती है। इस रेंज में आएगा तो यहां पर मापेगा, इस रेंज में आए तो यहां पर मापेगा, इस रेंज में आए तो यहां पर मापेगा। तो कैसे मापते हैं? सबसे पहले जिसको मापना है उस नॉब को अपन प्रतिरोध मापना है, तो ये देखो ओम लिखा हुआ है, यहां पर लेकर आएंगे। वोल्टेज मापना है डीसी, तो यहां पर लेकर आएंगे। एसी वोल्टेज मापना है तो यहां पर लेकर आएंगे। धारा मापना है तो यहां पर लेकर आएंगे। फिर इस नॉब को यहां पर रख देंगे। समझे ना? है वो सामान्यतः अपन कहते हैं नहीं के बराबर ±3% कह सकते हैं, लेकिन कोई फिक्स नहीं है। बैठो बैठो, हो गया अब तो। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। अब लिखे दूसरा यंत्र। यंत्र कौन सा अपना? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर। ये क्यों लिखा रहा हूं? क्योंकि यहां पर एक यंत्र आएगा आपके सामने, टोंग टेस्टर, वो अपन के सिलेबस में है, तो यहां पर हेडिंग डालो दूसरा यंत्र। तो पहले यंत्र में किसी को डाउट? यहां से इतने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक बार वापस बता देता हूं। अन्य नाम एवीओ, किसका मापन होता है, किसका मापन नहीं होता है, समझ गए? बाकी नहीं मापना आता है तो एग्जाम में कोई नहीं देगा आपको कि मापो बैठकर, ठीक है ना? हाँ, क्योंकि अभी तक नहीं मापा, अब क्या माप लोगे, ठीक है ना? हाँ, आ जाओ नेक्स्ट, डालो दूसरा यंत्र है अपना इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर।
इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बहुत अच्छा वर्ड आ गया है आपके सामने, ट्रांसफार्मर। आपके पेपर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन केवल इस एक टॉपिक से मिलेंगे। ट्रांसफार्मर बहुत अच्छा टॉपिक है। ट्रांसफार्मर जब आप मशीनें पढ़ोगे तो मशीनों में आप बाकी कुछ ज्यादा पढ़ो ही मत भले ही, एक तो ट्रांसफार्मर, एक डीसी मशीन, एक सिंगल फेज, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से आपको 10 से 15 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बात करते हैं, देखो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या आता है। तो सिंपली बात करें, अगर अपने लो धारा है या लो वोल्टेज है तो अपन किसके द्वारा माप लेंगे, अमीटर या वोल्टमीटर के द्वारा माप लेंगे। लेकिन अगर पारेषण लाइन की धारा है तो क्या अमीटर के द्वारा माप पाएंगे, नहीं, क्योंकि अमीटर खुद जल जाएगा। तो वहां पर धारा को मापना है या वोल्टेज को मापना है तो किसका उपयोग करते हैं, तो कहां पर उपयोग करते हैं, पहला पॉइंट पारेषण लाइनों में। अब पारेषण लाइनें क्या होती है आपको बता रखा है। पारेषण लाइनों में धारा वह वोल्टेज को मापने वाला यंत्र, पारेषण लाइनों में धारा वह वोल्टेज, धारा वह वोल्टेज को मापने वाला यंत्र। ये लाइन ऐसे कैसी बहुत बार पूछ रखी है, या पूछ लेते हैं हाई वोल्टेज तथा हाई धारा को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट। अब यहां पर देखिए राशियां कितनी है अपने सामने, दो, एक धारा है और एक वोल्टेज है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर भी कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। धारा होती है, पहले बताओ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता है या डीसी पर, ट्रांसफार्मर सबको पता केवल एसी पर कार्य करता, लिखने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर एसी पर कार्य करता, डीसी पर नहीं करता है, खत्म बात। तो ये दो प्रकार का होता है अपना, एक होता है अपना देखो धारा को मापने वाले यंत्र, और धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं अपन, करंट ट्रांसफार्मर, अर्थात जिसे कहते हैं धारा ट्रांसफार्मर, जिसका शॉर्टकट नाम होता है सीटी। धारा ट्रांसफार्मर क्या करेगा, धारा को मापेगा। अब देखो अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पूछा तब तो दोनों लिखेंगे, अगर केवल आपको करंट ट्रांसफार्मर पूछा है तो केवल क्या लिखेंगे, पारेषण लाइनों में धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा, करंट ट्रांसफार्मर, और पारेषण लाइनों में वोल्टेज को मापने वाला पीटी अर्थात विभव ट्रांसफार्मर, जिसे अपन इंग्लिश में कहते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं इंस्ट्रूमेंट, एक होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है धारा ट्रांसफार्मर। अब बात करूं, इसका उपयोग करते हैं अपन क्या, धारा मापने के लिए। तो यहीं पर लिख दो, इसके ऊपर आगे धारा मापोगे, कहां पर लिखने की जरूरत नहीं, वहां पे लिखा हुआ है धारा मापन। और इसका उपयोग करते हैं अपन वोल्टेज मापन। पारेषण लाइनों में यदि केवल वोल्टेज मापन करना है तो अपन काम में लेते हैं विभव, और अगर केवल धारा मापनी है तो काम में लेते हैं धारा ट्रांसफार्मर। क्या मतलब है, आओ अब एक बार इसके अपन डायग्राम से सारे पॉइंट लिखेंगे। जैसे ये लाइन है, इसमें मेरे को क्या करनी है, धारा मापनी है। ये लाइन कोई भी मान लो, मान लिया मैंने लाइन L1 है, इस लाइन में मेरे को क्या मापनी है, इस धारा को मापनी है। तो एक तो तरीका है अमीटर को लगाओ, लेकिन यहां पर धारा I1 का मान इतना ज्यादा है कि अमीटर लगाओगे क्या होगा, जल जाएगा। तो फिर किसका प्रयोग करें, ट्रांसफार्मर। तो आपको पता है सबको, मेरे ख्याल से ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है, दो, सबको पता है ना। एक धारा ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वाइंडिंग हमेशा क्या होती है, लाइन के सीरीज में। जैसे अमीटर कैसे जुड़ता है, सीरीज में, तो धारा ट्रांसफार्मर की जो प्राथमिक वाइंडिंग होगी वो तो कैसे जुड़ेगी, लाइन के
श्रेणी क्रम में। लेकिन प्राथमिक वाइंडिंग में केवल टर्न कितने होंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, एक या दो टर्न। और कैसे वायर की बनाते हैं, मोटे वायर की। और सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो बताओ ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है या स्टेप डाउन? वेरी गुड। करंट ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है स्टेप अप। अब देखो सेकेंडरी में जब टर्न कम है तो वोल्टेज ज्यादा उत्पन्न होगा नहीं होगा? अगर ज्यादा वोल्टेज बनेगा तो वाइंडिंग का क्या होगा, इंसुलेशन खराब। तो इसकी कभी भी सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला कौन सा ट्रांसफार्मर होता है, यही क्वेश्चन बार बार पूछ रखा है। तो सेकेंडरी वाइंडिंग में अपन क्या जोड़ देते हैं, एक निम्न परास का अमीटर, जिसका परास होता है कितना, 0 से 5 एम्पियर। ये होता है इसका सिंपल डायग्राम। अब एग्जाम के क्वेश्चन क्या क्या है वो लिख रहे हैं अपन। तो पहला ये रहा आपके सामने डायग्राम, बना ही लोगे आप ऐसे, आप आराम, अभी बीच में कुछ मत बनाना, अभी पहले एक बार देखते रहो। बात करो प्राथमिक वाइंडिंग की, प्राथमिक वाइंडिंग, यही है प्राथमिक वाइंडिंग। दो क्वेश्चन पूछते हैं इससे। पहला, टर्न कितने होते हैं, केवल एक या दो टर्न। अब ये मत कहना कि सर ये तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ऑप्शन में जो सबसे कम है वही इसका सही आंसर होगा। क्योंकि एक बार पिछली बार क्वेश्चन आया था जिसमें दे रखे थे कम से कम 3 दे रखे थे, तो अपने को वहां पर मजबूरी में कितने करने पड़े, 3। तो जो सबसे कम होते हैं और सामान्यतः हमेशा एक या दो टर्न ही होते हैं, ठीक है ना। दूसरा, कैसे वायर की बनाते हैं, तो प्रतिरोध कैसा रखना है अपने को, कम। तो मोटे तथा टर्न क्या रखते हैं अपन, कम टर्न वाले वायर की। दो क्वेश्चन तो ये रहा आपके सामने। वापस देखो, बात हो रही है किसकी, धारा ट्रांसफार्मर की। किसको मापने के लिए काम में लेते हैं, धारा, किसमें, पारेषण लाइनों में। जब ट्रांसफार्मर है तो कितनी वाइंडिंग होगी, 2। अपन ने सिंपल बात की, प्राथमिक वाइंडिंग, टर्न कितने होते हैं, केवल एक या दो टर्न होते हैं। और किस प्रकार के वायर की बनाते हैं, मोटे और कम टर्न। बाकी दो बातें अपन ने अभी बात की थी, क्या क्या की थी, एक तो ये स्टेप अप होता है या स्टेप डाउन, तो लिख दूंगा धारा ट्रांसफार्मर, ये क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफार्मर। धारा ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। पता था ना स्टेप अप का मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर हो गया नहीं हुआ है, मतलब जो वोल्टेज को बढ़ा देता है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के कार्य यही होता है, वोल्टेज को बढ़ाना और धारा को घटाना, या वोल्टेज को घटाना और धारा को बढ़ाना। तो स्टेप अप का मतलब है वोल्टेज को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो किसको कम कर देगा, धारा को। और दूसरा एक पॉइंट क्या लिखेंगे, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला, ओपन खुला नहीं रखा जाता है। तो क्या करते हैं, ये क्वेश्चन अपने आप डायग्राम से याद रखना। क्या करते हैं अपन, एक निम्न परास का अमीटर 0 से 5 एम्पीयर का जोड़ देते हैं। पारेषण लाइन क्या होती है सर जी, पारेषण लाइन कुछ भी नहीं होती है, बैठे रहो आराम से। अभी पूछ रहे हो पारेषण लाइन क्या होती है, क्या पावर सिस्टम अपने पूरा का पूरा नहीं पढ़ा था वहां पर, कितने मैंने वहां पर बोला भी था। पारेषण लाइन बहुत, और कम से कम 2 या 3 क्लास हुई थी उसके ऊपर। तो एक में अपने पूरा लेआउट पढ़ा था, ट्रांसमिशन पढ़ा था, तो भी वहां पर पारेषण की बात कर रहे हैं। आप अपने पढ़ाई छोड़ो और घर का धंधे संभालो, अभी उसमें फायदा है। क्योंकि पारेषण, वितरण, एक एक वोल्टेज आपको बताया था मैंने। वापस देखो इस टॉपिक को यहां कंप्लीट करो। टॉपिक कौन सा है, धारा ट्रांसफार्मर। क्या होता है, धारा मापन के लिए, धारा मापन के लिए जिसका उपयोग करते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, धारा ट्रांसफार्मर। कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप। क्या खासियत होती है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग को कभी खुला नहीं रखा।
अगर सेकेंडरी वाइंडिंग को खुला रखोगे तो सेकेंडरी वाइंडिंग का जो वायर के ऊपर इंसुलेशन होता है वो क्या हो जाएगा, कठोर होकर टूट जाएगा। और इंसुलेशन अगर टूटेगा तो क्या शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, बस खत्म बात। क्योंकि वाइंडिंग के ऊपर क्या होता है, इंसुलेशन होता है। अब बात करते हैं दूसरा कौन सा है, विभव। इसके बारे में दो बातें लिख दो। ये कैसा ट्रांसफार्मर होता है, इसका उल्टा। कैसा ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप डाउन। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। क्या मापने के लिए काम में लेते हैं, वोल्टेज। तो पारेषण लाइनों में वोल्टता मापने वाला यंत्र। अब एक बार इसको नोट कर लो। ये अपना एक और यंत्र यहां पर कंप्लीट होता है। रिवीजन लास्ट में कराऊंगा, एक बार जब होगा ना तब रिवीजन कराऊंगा, एक बार टॉपिक पूरा होने दो। नहीं बहुत अच्छा है ये तो, कोई बात नहीं। आप कहोगे लेकिन रिवीजन तब होता है जब आप खुद पढ़ो। केवल ये थोड़ा ही होता कि आप पढ़ाते रहो हम बस बैठे रहे आराम से, तो कभी पढ़ाई नहीं होती है। और रिवीजन तो आप ध्यान रखो, तो मैं एक ही क्लास में कितनी बार कराता हूं, बार बार याद करवाने की कोशिश करता हूं। तब भी ये कौन है, तरुण पूछ रहा है कि पारेषण लाइन क्या होती है। खड़े हो जाइए, आगे जाइए, खड़े हो जाइए ऐसे, आगे से भगो ऐसे आगे, ठीक है। देखो ऐसे अपवाद भी होते हैं, मतलब जो कुत्ता होता है ना, कितना भी करो ना, कोई नहीं करता फिर भी अपने आप में भौंकता रहता है। जो इज्जत होती तो अपने आप चला जाता है थोड़ा बहुत।
पीटी कितने केवीए तक होता है, ये कोई रेटिंग नहीं होती इसकी, ठीक है ना, रेटिंग इसकी बात नहीं होती, रेटिंग की बात होती है वितरण और पावर की, ठीक है ना। कौन है ये? अजय। कभी भी अपन करंट ट्रांसफार्मर और वितरण ट्रांसफार्मर की रेटिंग की बात नहीं करते। रेटिंग की बात जब भी पूछते हैं तो आप क्वेश्चन उठाकर देखो, हमेशा अपने को वितरण और पावर की पूछते हैं, तो वहां पर रेटिंग की इंपॉर्टेंस होती है। सर ट्रांसफर स्टेप अप कैसे है? धारा ट्रांसफार्मर स्टेप अप कैसे है? ठीक है, ओके। देखो स्टेप अप कैसे है, देखो हमेशा अपन ऐसे मानो, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, नहीं तो अपन पढ़ेंगे वैसे भी जब ट्रांसफर पढ़ेंगे, क्योंकि वैसे मशीन में ही पढ़ाऊंगा आपको। देखो क्या होता है, मेरे को कुछ पता नहीं, मैं इतना मान लेता हूं, मान लिया 1 टन का वोल्टेज में कितना भी मान लू, कितना मान लू आपको उतना, 10 मान लू। हमेशा ध्यान, मान लिया मैंने 1 टन का वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो इसका भी वोल्टेज कितना होगा? 10। इसका भी कितना होगा? तो देखो यहां पर वोल्टेज कितना है, मतलब यहां पर आपको वोल्टेज मिल रहा है 30। अब आपको वोल्टेज बढ़ाना है या घटाना है, तो किसको बढ़ाओगे घटाओगे? टर्नों को। जैसे मैंने देखो सेकेंडरी में टर्न कितने कर दिए हैं, ये कर दिए। अब देखो 1 टन का वोल्टेज कितना होता है? 10। तो देखो वोल्टेज को बढ़ाया या घटाया? बढ़ाया, स्टेप अप, घटाया, स्टेप डाउन। तो यहां पे डायग्राम में देखो, ये रहा, टर्न ज्यादा है तो वोल्टेज को क्या बोला अपने? स्टेप अप बोला है। तो जो वोल्टेज को बढ़ाता है उसे स्टेप अप बोलते हैं, जो वोल्टेज को घटाता है उसे स्टेप डाउन बोलते हैं। इतना ध्यान रखो, हो गया। अब इसी यंत्र के ऊपर अपना एक यंत्र होता है जिसके बारे में अपन पढ़ेंगे। पारेषण में धारा को मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? घरों में मापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? अमीटर का। उसी प्रकार अगर वितरण लाइनों में धारा को मापना है तो अपन काम में लेते हैं टोंग टेस्टर। क्या लेते हैं काम में? ये रहा डायग्राम आपके सामने। अगर आपने देखा होगा तो हेल्पर, आपने जब मीटर देखा होगा अपने घरों में, जो 3 फेज लाइनें होती है या मोटरें होती है, लोड मापने के लिए कौन आता है? हेल्पर आता है। तो उसके पास हमेशा ये यंत्र होता है। क्या करता है ये? इस यंत्र की खासियत क्या है? देखो इसमें ये क्या मूवेबल होता है, मतलब यहां से क्या हो रहा है? खुलता है। खुलकर अपन क्या कर देते हैं? इसको लाइन में डाल देते हैं। क्या करते हैं अपन? इसको लाइन में डालते हैं, फिर अपने को ये अपने आप क्या दे देगा? यहां पर रीडिंग दे देगा। तो ऐसा यंत्र है जो धारा को, परिपथ को बिना इंटरप्ट किए धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? टोंग टेस्टर। तो हेडिंग डाल दो यहां पर, टोंग टेस्टर। और स्ट्रॉन्ग टेस्टर का नाम सिंपली अपनी भाषा में ही पढ़ा है। अपन क्या करते हैं? इसको लाइनों में टांगते हैं, इसी का इसका नाम क्या पड़ा है? टोंग टेस्टर। और इसी का ही एक अन्य नाम बहुत बार पूछता है, इसको अपन अन्य नाम जानते हैं क्लैंप ऑन मीटर। अन्य नाम होता है क्लैंप ऑन मीटर। ये मल्टीमीटर के जैसा ही दिखता है, क्लैंप ऑन मीटर कहते हैं। मल्टीमीटर अलग मापने के लिए काम में लेते हैं और इसका उपयोग अलग को मापने के लिए क्या काम में आते हैं? वितरण लाइनों में धारा मापने के लिए। वितरण लाइनों में, वो था पारेषण लाइनों में, यह है वितरण लाइनों में। वितरण लाइनों में धारा मापने वाला यंत्र, धारा मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? टोंग टेस्टर। अन्य नाम क्या होता है? क्लैंप ऑन मीटर। खासियत क्या होती है? परिपथ को देखो, अमीटर के द्वारा अगर धारा को मापनी है तो पहले परिपथ को क्या करना पड़ेगा? तोड़कर उसमें अमीटर जोड़ना पड़ेगा। और परिपथ को तोड़ने के लिए पहले किसको बंद करना पड़ेगा? सप्लाई को, क्योंकि अगर सप्लाई को बंद नहीं करोगे तो कैसे परिपथ को तोड़ोगे। लेकिन इसमें आपको कोई परिपथ को तोड़ने की जरूरत नहीं है। लाइन में धारा जा रही है, कोई बात नहीं, ये लाइन में धारा जा रही है तो इसमें अपन क्या लगा देते हैं? यहां पर क्लैंप ऑन मीटर को।
तो ये अपने आप क्या दे देगा अपने को, रीडिंग। तो परिपथ को बिना अवरुद्ध किए धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो लिखो अगला पॉइंट, परिपथ में सप्लाई को बिना अवरुद्ध किए, बिना रोके, सप्लाई को बिना अवरुद्ध किए, बिना रोके, एक ही बात है, धारा को मापने वाला यंत्र, धारा को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा? टोंग टेस्टर। अब बात करते हैं इसमें ऐसा क्या होता है जो कि ये धारा को माप लेता है। तो बात करते हैं टोंग टेस्टर किसका संयोजन होता है। जैसे याद है मैंने मेगर का लिखाया था आपको, मेगर लिखाया था डीसी शंट जनित्र और सीरीज ओम मीटर। उसी प्रकार ये संयोजन होता है किसका? एक तो होता है अपना सीटी करंट ट्रांसफार्मर, और एक इसमें क्या लगा होता है? अमीटर। तो करंट ट्रांसफार्मर और अमीटर के संयोजन को ही अपन क्या कहते हैं? टोंग टेस्टर। अब बात करते हैं लास्ट, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये भी प्रेरण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर है इसमें। तो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। तो ये भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। एक बार वापस देखो फिर लिखो। आओ यहां पर टोंग टेस्टर क्या काम आता है? वितरण लाइनों में, वितरण का मतलब होता है 11 केवी से कम, क्योंकि प्राथमिक और सेकेंडरी दो वितरण होते हैं। जो 400 वोल्ट की लाइन होती है उसमें धारा को मापने के लिए अपन डायरेक्ट इसका प्रयोग करते हैं। क्या बात आती है? अन्य नाम क्या होता है? क्लैंप ऑन मीटर। क्योंकि आपने देखा होगा तो अपने जब हेल्पर आते हैं अपने घर में, अपने को बताते नहीं बिल कि आपका इतना लोड है, तो लोड वो धारा को माप कर ही बताता है हमेशा। अन्य नाम क्या होता है? क्लैंप ऑन मीटर। क्या खासियत होती है? परिपथ को बिना तोड़े आपको सीधे आपने लाइन में लगाया, ये धारा माप के आपको दे देगा। किसका संयोजन होता है? करंट ट्रांसफार्मर और अमीटर का। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण। नोट कर लो इसको। ये दूसरा यंत्र कंप्लीट हो गया है। पहला था मल्टीमीटर और दूसरा है टोंग टेस्टर। करंट ट्रांस वो अपन पढ़ेंगे, वो तो अपन ट्रांसफार्मर में वैसे भी पूरा पढ़ेंगे वहां पर। मेनली अपना यंत्र यहां पर ये है टोंग टेस्टर। समझ गए ना? है ये धारा लोड पर निर्भर करेगी, रेंज होगी वो डिपेंड, मैं कह रहा हूं लोड पर निर्भर करेगी। आपकी लोड कितना है, लोड पर निर्भर करेगी। समझे? सामान्यतः अपन कितना कहते हैं? 100 एम्पीयर तक, क्योंकि वहीं अपने फ्यूज होते हैं, इतनी होते हैं। समझे ना? क्योंकि नहीं तो अपने को दूसरी फेज में लगानी पड़ेगी, डायरेक्ट अपने एक फेज में, क्योंकि मेनली अपने होते हैं एल्यूमिनियम के वायर, तो वहां पर लोड होता है। लोड भी एक फिक्स होता है। कितने एचपी की मोटरें होती है? 60 एचपी, 50 एचपी, 30 एचपी, यही मोटरें होती है। हैं? ये कोई मतलब अपने ऊपर वाला काम का है, ठीक है ना? हाँ, कंटिन्यूटी जांचने की, कोई वायर टूटा हुआ नहीं है तब अपन काम में लेते हैं। मेनली अपन इसमें धारा मापने के लिए इसको काम में लेते हैं। सर सीटी और पीटी को लाइन में कैसे अरे सीटी को कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में, और पीटी को लगाते हैं समांतर क्रम में। हाँ, करंट ट्रांसफार्मर ऐसे लगाते हैं जैसे अमीटर लगाते हैं, मतलब श्रेणी क्रम में, और पीटी को हमेशा लगाते हैं समांतर क्रम में। ऐसे याद रखना। तो एक कंसेप्ट याद रखो, जब भी अमीटर की या जब भी धारा की बात आती है तो उसे हमेशा सीरीज में लगाते हैं। जब भी वोल्टेज की बात आती है तो उसे हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। बस इतना याद रखो। तो करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर को हमेशा समांतर क्रम में लगाते हैं। नेक्स्ट, अब रखो तीसरा यंत्र, हेडिंग डालो पीएमएमसी। यह वास्तव में एक सिद्धांत होता है जिस पर अपने आगे बनाएंगे अमीटर और वोल्ट मीटर। तो हेडिंग डाल दो पीएमएमसी।
मोटर का लोड भी माप सकते, लोड थोड़ा ही मापते इससे, लोड तो कैलकुलेट करते हैं अपन, लोड हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, धारा और वोल्टेज का मापन किया जाता है, लोड को कभी भी डायरेक्ट नहीं। हाँ, स्पीड को आप जरूर कह सकते हो, स्पीड को किसके द्वारा मापते हैं, टैकोमीटर के तहत, तो उसको लिखाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो नोट में पॉइंट लिख दो, मशीनों की गति को किसके द्वारा मापते हैं, टैकोमीटर। कहां पे लगाते हैं टैकोमीटर को, शाफ्ट पर। तो अगली हेडिंग डाल दो पीएमएमसी। ये काफी बड़ा यंत्र है, काफी इंपॉर्टेंट भी है, वो तो बहुत छोटे छोटे थे दोनों, यहीं से क्वेश्चन पहला ही बन गया। पीएमएमसी का पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, मतलब मैग्नेट होता है वो तो परमानेंट होता है, और कोयल होती है वो कैसी होती है, गतिशील। मतलब स्तर मैग्नेट में, अब आपने कभी मशीनें थोड़ी बहुत पढ़ी है, स्तर मैग्नेट में जब कंडक्टर घुमाते हैं तो उसमें क्या बन जाता है, मोटर इसी सिद्धांत पर तो काम करती है। तो याद रखो पहले इसका पूरा नाम क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। पहले तो अपन सिंपली इसी की बात करेंगे कि कैसे बनाते हैं अपन इस यंत्र को, फिर अपन डायग्राम में देखते जाएंगे। तो देखो सबसे पहले अपन हिंदी में लिखूं तो परमानेंट का मतलब क्या होता है, स्थायी, मैग्नेट का मतलब क्या होता है, मूविंग का मतलब क्या होता है, और कोयल का मतलब क्या होता है, लेकिन इससे ज्यादा तो ऊपर वाला नाम ज्यादा इजी है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। अब बात करते हैं, देखो जब अपन इसकी बनावट की ही बात कर लेते हैं तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसमें परमानेंट मैग्नेट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो मैग्नेट आपने पढ़ लिया होगा, मैग्नेटिक पदार्थों को कितने भागों में बांटते हैं अपन, तीन, कौन कौन से, फेरो, पैरा, डाया। तो मतलब इसमें कौन स्थायी चुंबक किससे बनते हैं, फेरो से, और फेरो के रूप में याद है आपको, जिसमें ल आता है, स्टील, कोबाल्ट, निकिल, लोहा, ये चारों के चारों क्या होते हैं। तो बात करते हैं यहां पर, पहला क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, पीएमएमसी में स्थायी चुंबक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो ये होगा अपना, और जिसका उपयोग अपन डायनेमो में भी करते हैं। तो स्थायी चुंबक के रूप में अपन काम में लेते हैं एल निको, एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट के मिश्रण को काम में लेते हैं। क्या क्या होता है, एल्यूमिनियम, निकेल प्लस कोबाल्ट। हाँ, बहुत सारी बुकों में और लिखा हुआ है एल्कोमैक्स, लेकिन कोई मतलब नहीं, काम हमेशा ऑप्शन में हमेशा यही मिलता है, एल निको। पीएमएमसी कैसे दिखता है अभी बताता हूं, अब एक एक करते अपन देखते जाएंगे डायग्राम। तो देखो यहां पर सबसे पहले अपन ने क्या लिया है, स्थायी मैग्नेट, और आपको पता है मैग्नेट में कितने ध्रुव होते हैं, दो, एन और एस। यहां पे डायग्राम में आ जाओ, बाकी कुछ भी नहीं देखना है आपको, ये देखो, ये जो आपको दिख रहा है, एक तो क्या दिख रहा है यहां पर देखो, एन ध्रुव ये दिख रहा है, और दूसरा ये क्या है, और ये लिखा हुआ है क्या आपने, परमानेंट मैग्नेट, देखिए इतना। तो यहां पर अपन पीएमएमसी बना रहे हैं, सबसे पहले अपने को जरूरत पड़ी किसकी, स्थायी चुंबक, और चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एन और एस। अब इसके बीच में अपन क्या रखेंगे, मूविंग कुंडली, मतलब गतिशील कोयल। बात करते हैं गतिशील कोयल को कैसे बनाते हैं, इसको याद रखना नहीं है, इसको याद रखना है कैसे बनाते हैं। तो आ जाओ यहां पर, इसको बनाने के लिए क्या करते हैं अपन, तो एल्यूमिनियम के फॉर्मर पर किसका लिया अपने, ऐसे पदार्थ का प्रयोग करेंगे जो चुंबकीय पदार्थ से क्या होगा, प्रभावित नहीं होगा और हल्का होगा। ये अपना क्या है, एल्यूमिनियम का कोई फॉर्मर, एल्यूमिनियम फॉर्मर। एल्यूमिनियम फॉर्मर के ऊपर अपन क्या लगाएंगे, कॉपर की वाइंडिंग। ये अपने क्या कर दिया यहां पर, कॉपर की वाइंडिंग। अब इसके दो सिरे हैं, सबको पता है, इन सिरों को अपन किससे जोड़ लेंगे,
सप्लाई से अमीटर को जोड़ते हैं नहीं जोड़ते हैं। तो यहां पर देखो वापस स्थायी चुंबक के रूप में अपने किसका काम लिया, एल्निको। इस एल्निको के बीच में अपन क्या रख देंगे, एक एल्यूमिनियम का फॉर्मर जिसके ऊपर क्या लपेटी हुई है, कुंडली। और ये कुंडली कैसी है, गतिशील। अब इस कुंडली को स्थिर करने के लिए इस कुंडली को अपने को क्या रखना है, स्थिर रखना है। स्थिर रखने के लिए अपन यहां पर क्या करेंगे, कौन सी बीरिंग काम में लेते हैं मापांक यंत्रों में, किसी को पता है? तो ये देखो जैसे दरवाजा होता है, दरवाजा घूमता नहीं घूमता एक फिक्स पॉइंट के अक्रॉस, तो यहां पर इस दरवाजे को या इस पॉइंटर को स्थिर करने के लिए इधर और इधर दो साइड अपन बीरिंग का काम में लेंगे। वो बीरिंग होती है ज्वेल बीरिंग। तो मापांक यंत्रों में कौन सी बीरिंग काम में ली जाती है, क्या कार्य होता है, घर्षण हानियों को कम करना। बीरिंग का कार्य क्या होता है, मशीनों में कौन सी बीरिंग होती है, बॉल बीरिंग। अब आप कहोगे मतलब क्या है, मतलब मैं कहूं पुराने आपने घर देखे, पुराने जो कच्चे घर होते हैं उसमें दरवाजा अपन कैसे, आपने देखा होगा इस प्रकार से सौखट बना होता है। सौखट के ऊपर की साइड और नीचे की साइड अपन क्या करते हैं और उसके अंदर उस दरवाजे को क्या कर लेते हैं अपन, फिक्स। अब उसके अक्रॉस दरवाजा क्या रहता है, हमेशा घूमता रहता है। तो वो एक प्रकार की ज्वेल बेरिंग ही होती है। उसी प्रकार यहां पर भी इसके अक्रॉस अब ये क्या करेगा, आराम से कुंडली क्या करेगी, घूम सकेगी। अब कुंडली घूमेगी तो इस कुंडली के यहां पर क्या लगा होता है, क्या लगा होता है, ये अपना पॉइंटर। और पॉइंटर क्या करेगा, घूमेगा। पॉइंटर क्या करेगा, घूमेगा। और पॉइंटर घूमेगा तो किसको मापेगा, धारा को। अब आओ वापस अपन वहां पे डायग्राम में देखो, यहां पर और वहां पर आ जाओ। डायग्राम दिख रहा है सबको, थोड़ा और बड़ा कर लेता हूं, लेकिन बड़ा करूंगा तो ज्यादा फट जाएगा। देखो कोई बात नहीं, यहां पर आ जाओ। देखो यहां पर एक एक करके देखते जाओ। देखो सबसे पहले मैं जैसे बना रहा हूं वैसे है। ये अपने दो क्या है, देखो ये अपने दो स्थायी चुंबक है जिसका एक पोल है N और एक पोल है S। और स्थायी चुंबक के रूप में अपन ने किसका प्रयोग किया है, परमानेंट मैग्नेट का। इतना समझ आ गया। अब इस परमानेंट मैग्नेट के बीच में मैं क्या रखूंगा, एक कुंडली। कुंडली को किसके ऊपर रेप किया हुआ है, ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय पदार्थ से प्रभावित न हो। अगर चुंबकीय प्रभाव से प्रभावित हो गया तो फिर इस पॉइंटर को घूमने ही नहीं देगा। तो अपन इसके ऊपर क्या कर लेते हैं, ऐसे वाइंडिंग कर लेते हैं। तो ये जो एल्यूमिनियम का फॉर्मर था, इस फॉर्मर के ऊपर ये कलर सबको दिख रहा है ना, ये अपने वाइंडिंग कर दी। अब इस कोयल को फिक्स करने के लिए दिख रहा है, ये देखो ये अपने क्या कर दिया, फिक्स रखने के लिए इनको क्या, एक ज्वेल बेरिंग की सहायता से यहां पर इसको क्या कर दिया, फिक्स रख दिया। अब इसमें क्या होता है, देखो यहां पर ये क्या है, अपना पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या देगा, रीडिंग कब देगा, जब मैं इस वायर को किससे जोड़ूंगा, सप्लाई से जोड़ूंगा। कितनी रीडिंग देगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगेगा, एक बलागुण। कौन सा बलागुण लगेगा, प्रारंभिक विक्षेपण बलागुण। जैसे ही विक्षेपण बलागुण लगेगा तो ये पॉइंटर क्या होगा, अपने प्रारंभिक पॉइंट से क्या होगा, घूम जाएगा। कितना घूमेगा, जितनी धारा आएगी। मान लो 2 एम्पीयर आई है तो 2 एम्पीयर घूम जाएगा, 4 एम्पीयर आई तो 4 एम्पीयर। अब इस पॉइंटर को मान लो ये अपने परिपथ से हटा दिया। इस परिपथ से हटाने के लिए, इसको वापस शून्य स्थिति पर लाने के लिए देखो ये क्या लगा रखे आपने, स्प्रिंग। कितने स्प्रिंग हैं, ये भी क्वेश्चन। एकमात्र यंत्र है जिसमें 2 स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं, कौन सा होता है, पीएमएमसी। बताओ ये बात समझ में आई नहीं। इस प्रकार से ये क्या करेगा, कार्य करेगा। आओ अब वापस अपन यहां पर हो गया, यहां पर आ जाओ। ये अपन ने लिखा इतना पॉइंट, ये अपने को कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं पॉइंट यहां पर लिख दूंगा। क्या लिखूंगा, नोट में एक पॉइंट लिख दूंगा। मापांक यंत्रों में घर्षण हानि को कम करने के लिए कौन सी बीरिंग का प्रयोग करते हैं, कोई भी यंत्र बोल दो। मापांक यंत्रों में घर्षण हानि को
कम करने के लिए ज्वेल बेरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो यहां से अपन के एग्जाम के 2 क्वेश्चन बने हैं, बाकी केवल अपन ने समझा है। 2 क्वेश्चन कौन कौन से? एक तो ये रहा, बेरिंग कौन सी होती है? ज्वेल बेरिंग। और स्थायी चुंबक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एल्निको का। अब एक बार इसको लिख दो आप। दो बातें यहां पर याद रखना। पीएमएमसी का पूरा नाम तो सबको याद हो ही गया, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल। स्टार है, सब पूछते हैं, सब बता देंगे। परमानेंट मैग्नेट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? एल्निको। और दूसरा क्या है? घर्षण हानियों को कम करने के लिए ज्वेल बेरिंग। आपको घर्षण क्या? क्योंकि जब भी कोई चीज घूमती है तो वहां पर घर्षण होगा या नहीं होगा? सिंपल बात, घूमती है तो घर्षण होगा, घूमती नहीं है तो घर्षण की बात ही नहीं होती है। सर एमपीपीसीएल में 2 क्वेश्चन आए थे ऐसे। अरे क्वेश्चन आते रहेंगे, मैं जितने मैं लिखा रहा हूं मैं कह रहा हूं आप पढ़ते रहो। कुछ लोग जैसे देखो इस अपवाद जैसे यहां पर भी है, सर पिंक पेन का यूज किया करो। क्योंकि ऐसे अपवाद होते हैं ना कुछ। है किसका? हॉर्सू। हाँ, आकार भी लिखो तो लिख दो। स्थायी मैग्नेट का आकार कैसा होता है? मेरे ख्याल से सबको पता। हाँ जाओ। आकार अगर आपको पूछ ले कि सामान्यतः इसका आकार, तो घोड़े के खुर जैसे। हाँ कुछ भी कह दो। तो आपने पूछ लिया है तो लिख दो आकार। हाँ सही बात कह सकते हैं। अब आगे आगे काम आएगा ये। अब बात करते हैं इसमें। लिख दिया एक बार सबने? लिखो पहले, आराम से लिखो आप, क्योंकि यहां से अपन बहुत आराम से पढ़ेंगे, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। आराम से उपकरण 2-3 दिन है, एक एक पढ़ो भले ही। बाकी जो हल्के हल्के होंगे जिसके बारे में लिखना है उसके बारे में लिखते जाएंगे, जो समझना है यहां याद करना है उसको आराम से करो। और जिसने लिख दिया है वो अपने वापस पढ़ते रहना, गलती से कोई बातें करते हुए नहीं पकड़ेगा। डाउट है तो डायरेक्ट मेरे को ही पूछोगे, पहले कह रहा हूं। डाउट एक बंदा पूछेगा, सबके क्लियर होगा, मैं अपने आप क्लियर कराऊंगा। है स्थायी चुंबक एक ही नाम है, वो स्प्रिंग था। हाँ है, मैंने बोला था। कब? मैंने स्प्रिंग का बोला था, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज का बना होता है। यहां पर मैंने आज तो कोई नाम ही नहीं लिया अभी तो। यहां बोला है एल्निको, जो स्थायी मैग्नेट होता है वो एल्निको का बना होता है। अभी बोला ना मैंने कहा 3 प्रकार के मैग्नेटिक पदार्थ होते हैं। स्थायी में आते हैं फेरो मैग्नेट, और फेरो मैग्नेट में निकेल और कोबाल्ट आते हैं।
समझे ना? एल्कोमैक्स का उपयोग भी करते नहीं, मत याद करो, केवल लिखा हुआ बुकों में है, कभी क्वेश्चन आप उठाकर देखो, तभी तो मैं कह रहा हूं कुछ किताबें होती है ऐसे ही लेकर आ जाते हैं फालतू कंफ्यूज करने के लिए। क्या कभी एल्कोमैक्स मिलता? नहीं मिलता है ऑप्शन, हमेशा वास्तव में प्रयोग भी यही लेते हैं तो यही होगा एल्निको। बाकी एल्कोमैक्स में भी वही होता है, एल्यूमिनियम, निकेल और अन्य मिक्सर धातुएं, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। हो गया? अब आओ, अब देखो ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो उसी सिद्धांत पर कार्य करता है जिस पर अपनी डीसी मोटर करती है। किस पर करती है? डीसी मोटर। याद है डीसी मोटर क्या होता है? जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी चुंबकीय क्षेत्र में लेकर जाते हैं तो उस पर बल लगता है। किसी को पता है कितना लगता है? क्या मतलब है पहले समझो, लिखना नहीं है। डीसी मोटर क्या कहती है? जैसे देखो ये मैंने कहा यहां पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसका मान मैं मान लू बी है, क्योंकि बी को अपन मैग्नेटिक, ये बी है। अब इसमें मैं क्या ले जा रहा हूं? किसी धारावाही कंडक्टर को, इस धारावाही कंडक्टर की लंबाई कितनी है? एल, और इसमें से कितनी धारा बह रही है? आई। तो ये धारावाही कंडक्टर जब एक चुंबकीय क्षेत्र में से जाएगा तो इस पर एक क्या लगेगा? बल, और उस बल के कारण ये क्या होगा? घूमेगा। उस बल का मान क्या होता है, कोई बता सकता है? बिल, BIL साइन थीटा। मोटरों में ये होता है, जनरेटर में होता है BLV। कोई काम का नहीं है। बी क्या है? आई क्या है? धारा। एल क्या है? लंबाई। और साइन थीटा क्या है? उसका विक्षेपण। तो यहां पर आ जाओ, यही सबसे हार्ड है और ये समझ में आ गया सब कुछ हो जाएगा। तो देखो जैसे ही मैं इसको किससे जोड़ूंगा? सप्लाई से जोड़ूंगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र है या नहीं है? तो इसके ऊपर क्या लगेगा? बल, और इस बल के परिणाम स्वरूप ये क्या होगा? घूमेगा, विक्ष। और इस बलागुण को क्या कहते हैं अपन? विक्षेपण बलागुण। तो आओ अपन बात करते हैं अब एक एक करके बलागुण के बारे में। और बलागुण मैंने आपको कल ही बताया था, डायरेक्ट लिखाऊंगा बलागुण। मापांक यंत्रों में कौन कौन से होते हैं? 3 प्रकार के। तीनों की बात करेंगे एक एक करके। आ जाओ। सबसे पहला कौन सा है? इसको कंप्लीट करो, विक्षेपण बलागुण। विक्षेपण बलागुण मान कितना आया जिसका? TD बराबर क्या आया? BIL साइन थीटा। ये लगेगा इसके ऊपर क्या? विक्षेपण बलागुण, जिसका मान हो गया BIL। अब इसको वापस नियंत्रण करने के लिए कौन सा लेते हैं अपन? नियंत्रण। बताओ PMMC में नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा प्रदान किया आपने? डायग्राम में देख रखा आपने, क्या ग्रेविटी था या स्प्रिंग था? वेरी गुड। तो लिख दो इसमें कौन सा नियंत्रण बलागुण काम में लेते हैं? तो ये लिख दिया मैंने, स्प्रिंग नियंत्रण बलागुण। बाकी इसके बारे में अपन ने लिख रखा है, कार्य क्या होता है, स्प्रिंग किसका बना होता है, पहले लिख दिया। तो PMMC में कौन सा नियंत्रण बलागुण होता है? स्प्रिंग, जिसको अपन लिखते हैं TC, कंट्रोलिंग। C का मतलब क्या? कंट्रोलिंग। क्या होता है? तो याद रखना, K तो कांस्टेंट होता है, बाकी किसके समानुपाती होता है? विक्षेपण के, थीटा के। थीटा क्या है यहां पर? विक्षेपण। याद रखो, तो नहीं तो कोई नहीं पूछता आपको। ये बात इंपॉर्टेंट है। TD बराबर क्या आता है? BIL साइन थीटा। तीसरा होता है कौन सा बलागुण? अवमंदक। अवमंदक बलागुण। अब याद है जब स्थायी मैग्नेट होता है तो मशीनें जब अपन पढ़ते हैं तो वहां पर कौन सी हानि होती है? भंवर धारा। स्थायी मैग्नेट जहां पर भी प्रयोग में लेंगे वहां पर कौन सी अवमंदक प्रणाली होगी? भंवर धारा। तो PMMC में कौन सी होती है? भंवर धारा अवमंदक प्रणाली। ये तीनों बातें होगी अपने पास PMMC की। विक्षेपण बलागुण कौन सा होता है? TD बराबर BIL साइन थीटा। नियंत्रण बलागुण क्या होता है? स्प्रिंग के द्वारा। अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है? अब देखो यहां पर ये अपना पॉइंटर है, इस प्रकार से
अब इस पॉइंट से देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन रहे हैं। ये अपना पॉइंटर है यहां पर, और ये क्या बन रहा है यहां पर, स्केल। ये लिख दिया मैंने यहां पर 0। अब देखो अगर मैंने पॉइंटर पर एक बल इधर लगाया, जिसको लिख दिया क्या मैंने, विक्षेपण, दूसरा क्या लगेगा, आप रीडिंग कब लेगोगे, जब दोनों क्या होंगे, बराबर। बराबर नहीं होंगे तो पॉइंटर क्या करता रहेगा, कंपन। तो रीडिंग कब लोगे, संतुलन की स्थिति में। तो संतुलन कब बनेगा, जब दोनों बल क्या होंगे, बराबर। यहां से एक कंडीशन बनेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई काम की नहीं है। क्या होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं टीसी किसके बराबर होगा, टीडी के। तो दोनों के मान रखो, तो टीसी का मान तो क्या होता है, के थीटा, टीडी का मान क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा। अब देखो आप सबको पता बी का मान हमेशा क्या होता है मापांक यंत्रों में, एल का मान क्या होता है, बार बार सेंज कौन होता है, धारा, मापते क्या है। तो यहां से देखो विक्षेपण किसके समानुपाती आया, तो एकमात्र यंत्र है जिसमें विक्षेपण, मैंने पहले ही बोला था विक्षेपण या तो मापित राशि के समानुपाती होगा या मापित राशि के समान वर्ग के समानुपाती। तो यहां पर क्या आ रहा है, मापित राशि के समानुपाती। जब दो राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है तो ग्राफ कैसा बनता है, रेखीय। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना होता है रेखीय होता है, वो कौन सा यंत्र होता है, यही। अब देखो यहां से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। एक तो ये रहे 3 क्वेश्चन, एक पहले इसको नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन लिखते हैं एग्जाम के लिए। क्वेश्चन अब यहां से बनेंगे एग्जाम में। यह समझ आया थीटा समानुपाती आई कैसे हुआ, आपको ही पता। देखो ना विक्षेपण कितना होगा, धारा पर निर्भर करेगा, धारा ज्यादा ज्यादा विक्षेपित होगा, धारा कम कम विक्षेपित होगा। एकमात्र यंत्र जिसमें धारा सीधे विक्षेपण के समानुपाती होती है, कौन सा यंत्र होता है, पीएमएमसी। डबल बीरिंग, हाँ डबल बीरिंग, बीरिंग हमेशा 2 ही होती है ना, लेकिन बीरिंग कौन सी होती है, याद रखो ज्वेल बीरिंग होती है, डबल बीरिंग मत करो। हो गया। अब ये जो आगे वाले पॉइंट है मैं मुख्य बिंदु करके लिख दूंगा, पहले वाले जो भी इंपॉर्टेंट है उसको भी वापस रिपीट कर लूंगा और ये भी कर लूंगा, ठीक है ना। आपको जो पढ़ के जाना है वो पढ़ के जाना है अब वाले। बाकी इतनी देर अपन ने समझ लिया पूरी बातें इसकी। अब आपको एग्जाम के लिए क्या पढ़ के जाना है वो देखो। सर थीटा समझ, थीटा का मतलब कुछ भी नहीं। अब देखो मैं समझाता, आप बार बार कह रहे हो थीटा का मतलब, देखो पॉइंटर यहां पर है, अब यहां पर आएगा, देखिए कौन बनेगा, नहीं बनेगा क्या, तो ये कितना बनेगा,
धारा 2 एम्पीयर है तो इतना बनेगा, 4 एम्पीयर है तो थीटा इतना नहीं बनेगा क्या? तो यही मैंने लिखा, थीटा समानुपाती किसके? धारा के। धारा ज्यादा थीटा ज्यादा, धारा कम थीटा कम। विक्षेपण होता है वो धारा के समानुपाती होता है, बस। हाँ बोलो। हाँ, वो मशीनों में बात करते हैं, यहां पर कोई मतलब नहीं होता, यहां पर धारा पर निर्भर करेगा। यहां पर, हाँ, यहां पर कौन होता नहीं ना। हाँ हाँ, वो तो थीटा होता है, धारा पर निर्भर करिए ना। अपन थीटा 90 ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर तो कोई वो मशीनों की कंडीशन होती है, वहां पर कंडक्टर घूम रहा है बार बार। हो गया। अब हेडिंग डाल दो मुख्य बिंदु। जितना अपन ने पढ़ा है वो भी वापस लिखूंगा और जितने नए पॉइंट है वो भी लिखता जाऊंगा। हेडिंग डाल दो यहां पर मुख्य बिंदु। और आपको पीएमएमसी में हमेशा यही पॉइंट पढ़ने हैं, बाकी थ्योरी पढ़नी है तो वापस वीडियो देखते रहना। अपना काम यहां पर हो जाएगा। पहला, पीएमएमसी का पूरा नाम सबको याद है? लिखते रहो आप भी साथ में। हाँ, बोलने की जरूरत नहीं, लिखते रहो साथ में। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है वो है ये। दूसरा क्वेश्चन है, स्थायी चुंबक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? अब अपन शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि अपन ने लिख दिया पॉइंट, एल निको। लिखो तो लिख देना एल्कोमैक्स, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। एल निको मतलब होता है एल्यूमिनियम, निकेल और कोबाल्ट। तीसरा पॉइंट, नियंत्रण बलागुण किसके द्वारा देते हैं? स्प्रिंग के द्वारा। नियंत्रण बलागुण स्प्रिंग के द्वारा देते हैं। चौथा पॉइंट, अवमंदक प्रणाली कौन सी होती है? वेरी गुड, अवमंदक प्रणाली होती है अपनी भंवर धारा। इसी कारण कोई बात नहीं, वहां पर नहीं किया था, ये सारे पॉइंट अलग लिख दिए इसके। नेक्स्ट, स्केल कैसा होता है इसका? एकमात्र, ये पूरा लिखो ऐसे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ रहे, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन सब बार बार पूछते। एकमात्र मीटर या एकमात्र मापांक यंत्र, मापांक यंत्र जिसका पैमाना रेखीय होता है, लीनियर होता है। अब आप कहोगे रेखीय का मतलब क्या होता, तो आओ यहां पर। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना रेखीय होता है। रेखीय का मतलब होता है, देखो अगर आपने कभी ऐसे मीटर देखे जिसमें ये जो गैप होता है ये बराबर होता है, जैसे देखो 0 यहां पे लिखा है तो 1 2 3 4 5 ऐसे होगा, बराबर गैप होगा। और कुछ कुछ यंत्र ऐसे होते हैं जिसमें क्या होता है 0 1 तो पास पास में, फिर गैप बढ़ता जाता है, उसे नॉन लीनियर कहते हैं। बाकी सभी यंत्रों में पैमाना हमेशा अरेखीय होता है, ऐसे याद रख लो। एकमात्र रेखीय पैमाना किसका होता है? पीएमएमसी का। बाकी जो भी यंत्र कहते हैं सबका पैमाना कैसा होता है? इसी का क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, निम्न में से किस यंत्र का पैमाना रेखीय होता है? एक ही ऑप्शन होगा, बाकी किसी का भी नहीं होता है। तो कैसा होता पैमाना? रेखीय। आओ अगली बात, और रेखीय पैमाना होता है जिसका उपयोग केवल एंड केवल किसे मापने के लिए करते हैं? डीसी। तो इसका उपयोग केवल डीसी मापने के लिए किया जाता है। केवल किसे माप सकते हैं इसके द्वारा? एसी पर यह कार्य नहीं करेगा।
केवल डीसी मापने के लिए किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है, अगर अपन इसको एसी से लगा देंगे तो क्या होगा? नहीं, डीसी यंत्रों को एसी पर लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जलेगा नहीं। लेकिन अगर एसी यंत्रों को डीसी पे लगा दिया तो वो 100% जल जाएंगे। हमेशा ये बात याद है। क्या बोला मैंने? वापस देखो, मैंने बोला एसी यंत्र कभी भी डीसी पर कार्य नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं कर। लेकिन डीसी यंत्र एसी पर कार्य कर सकते हैं, लेकिन उसकी दक्षता बहुत कम होगी, बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी, बहुत ज्यादा हानियां होगी, ये हो सकते हैं। अब बात क्या, यदि मैंने पीएमएमसी को एसी से जोड़ दिया तो क्या होगा? तो देखो क्या होगा, इधर आओ, डायग्राम बनाता हूं। एसी कैसे होती है? ये रही है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल। तो अब पॉइंटर होता है अपना, वो तो ऐसे होता है, ये रहा 0, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। देखो अब जब कुछ भी नहीं है तब तो ये यहां पर रहेगा। जैसे ही पॉजिटिव साइकिल आएगा तो इसके ऊपर टॉर्क लगेगा, ये कहां पर जाएगा? इधर जाएगा। नेगेटिव आ गया, वापस क्या होगा? इधर, वापस पॉजिटिव, इधर, वापस नेगेटिव, इधर। तो ये क्या करेगा बता दो? 0 के पास लगातार कंपन करता रहेगा। रीडिंग कितनी देगा? तो सबसे बेस्ट आंसर तो होता है अगर वहां पे लिखा है कि पॉइंटर लगातार 0 के पास कंपन करता रहेगा, वो बेस्ट आंसर है। अगर ये है ही नहीं तो क्या रीडिंग देगा? 0 रीडिंग देगा। तो क्या लिखेंगे? यदि पीएमएमसी यंत्र को एसी से जोड़ दिया जाए, एसी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? पॉइंटर 0 के पास क्या करेगा? कंपन करेगा। 0 के पास लगातार कंपन करेगा। नेक्स्ट, ये तो पॉइंट अपन ने डायरेक्ट समझ के लिख दिए हैं। अब इसकी खासियत क्या है? और देखो, केवल एसी पर कार्य, केवल डीसी पर कार्य कर रहा है, इसकी मतलब सबसे कम पावर की खपत ये करता है। एग्जाम में पूछते हैं तुलना वाले क्वेश्चन, सबसे कम शक्ति व्यय, पावर की खपत कौन सा यंत्र करता है? पीएमएमसी। दूसरा क्या लिखेंगे? टॉर्क टू वेट रेशियो, जो कल किसी ने मेरे को पूछा था एक क्वेश्चन, मतलब बल आघूर्ण से पॉइंटर का वेट अनुपात होता है वो सर्वाधिक होता है। वेट अनुपात क्या होता है? सबसे अधिक। कितना होता है? कोई प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है, बस क्वेश्चन पूछते हैं टॉर्क से वेट रेशियो सबसे ज्यादा किसका होता है? सबसे अधिक होता है। और अगर टॉर्क से वेट रेशियो जिस यंत्र का ज्यादा होता है वो यंत्र सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। तो एक्यूरेसी हमेशा किससे डिफाइंड की जाती है? टॉर्क से वेट भार। अब आपको टॉर्क क्या होता है? बल आघूर्ण। इसमें जो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है BIL sin थीटा सबसे ज्यादा होता है। भार एल्यूमिनियम का सबसे कम ही होता है सब में। तो क्या लिखेंगे? सबसे ज्यादा सुग्राहिता, सबसे ज्यादा सुग्राहिता वह एक्यूरेसी इस यंत्र की होती है, या पीएमएमसी की होती है। किसकी होती है? पीएमएमसी की होती है। ये तुलना वाले पॉइंट है, ध्यान रखें। अब आप कहोगे, देखो एक बार लिखना बंद करो, सुग्राहिता का मतलब क्या होता है? वेरी गुड, सुग्राहिता का मतलब होता है कोई भी इनपुट में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर वो आउटपुट दिखा देगा। जैसे मैं मेरे ऊपर कहूं, मैं भी एक यंत्र मानो,
जैसे मेरा शरीर अगर सुगराई है तो मेरे शरीर में अगर थोड़ी सी मक्खी आकर बैठती है ना तो भी मेरे को पता लग जाएगा, इसका मतलब मेरा शरीर क्या है, बहुत ज्यादा सुगराई है। और कुछ लोग देखे नहीं जिसके ऊपर मक्खियां बैठी रहती, कुछ भी पता नहीं लगता है, देखे होंगे ना। इसका मतलब क्या है, वो वास्तव में सुग्राही नहीं है, उसके शरीर क्या है, वो काम कर करके वैसे ही पड़ गया, थोड़ा बहुत तो क्या लग जाए ना, खून आ जाए तो भी पता नहीं लगता है। तो सबसे ज्यादा सुग्राहिता का मतलब समझ गए, इनपुट में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर वो झट से आउटपुट मीटर में दिखा देगा। तो सबसे ज्यादा सुग्राहिता किसकी होती है, और सुग्राहिता ज्यादा होती है तो एक्यूरेसी भी क्या होगी। अपन भी कहते हैं ना कि झट से थोड़ा सा अपने कांटा लगते ही पता लग जाए, अपन क्या करते हैं वहां पर, मच्छर करते ही हाथ फेरने लग जाते हैं, कुछ भी करने लग जाते हैं, मतलब अपनी बॉडी क्या है, फुली सेंसिटिव है। तो इसको ही इंग्लिश में कहते हैं सेंसिटिव। अब लिख दो, रेखीय का अर्थ क्या होता है, ये रान रेखीय का अर्थ है। रेखीय का मतलब होता है बराबर पैमाना, जिसके बीच में जो गैप होता है वो बराबर होता है। बाकी कुछ यंत्र होता है ऐसे देखो, अरेखीय का मतलब क्या होता है, तो ऐसे देखो कुछ यंत्र आपने देखा होगा ऐसे होता है 0, फिर होता है 1, फिर सीधा यहाँ पे 10 लिखा हुआ आ जाता है, फिर कितना 100, तो ये बराबर थोड़े देखो 0 और 1 के बीच में तो इतना है, फिर 9 संख्या आ गई गैप बराबर, तो ये अरेखीय होता है। गैप बराबर होता है तो रेखीय होता है, बराबर नहीं होता है तो अरेखीय होता है। टीसी क्या, टीसी कंट्रोलिंग टॉर्क, टी फॉर टॉर्क, सी फॉर कंट्रोलिंग, मैंने याद करने के लिए बताया आपको, बाकी आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख दो। अब एक बार वापस देखो इन पॉइंट को, बाकी अपने को जब भी एग्जाम के लिए पढ़ के जाना है तो ये पॉइंट पढ़ के जाना है। क्या क्या है वापस देखो एक एक करके। सबसे पहले अपने लिखा पीएमएमसी, ये एक बार लिख दो फिर अपन बात करते हैं, लिखो एक बार आराम से। वो कहां गया, वहां से भाग गया, तेरे को भी यही मिला, तेरा भी वही बर्बादी होना लाइफ, क्या सबसे लास्ट आके कोई नहीं बैठता है, ठीक है ना। ये सब कहने की बातें होती है, जैसी संगत होती है ना वैसा ही असर होता है। पढ़ लो, कुछ घर वालों के नाम ऊपर करना है तो, नहीं तो रोते रहोगे वो खुद ही और आप भी। कुछ पढ़ना है तो देखो, पढ़ना होता तो आपको खुद को पढ़ना है, बाकी यहाँ पे तो देखो सिलेबस ऐसे होता रहेगा। बाकी आप कह रहे हो नहीं कि वो आकर बैठ गया, आप दूसरी जगह आकर बैठ जाओ, लेकिन आप उससे भी ज्यादा हो। सही बात है, पढ़ने वाला होता है वो हमेशा क्या होता है, पीछे कौन बैठता है, जिसको नहीं पढ़ना होता। जब देखो मैं तो ये कहता हूं, देखो मैं कहता हूं देखो, सब कुछ घर वालों के पैसे से आए हैं, एक एक पैसे की देखो हिम्मत करके मैं आपको इतनी प्रायोरिटी देता हूं कि आप एक एक करके मेरे को क्वेश्चन पूछो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछो। क्योंकि देखो सब बंदे अपने अपने पेरेंट्स के पैसे से पढ़ रहे हैं, और पैसा कैसे कमाते हैं उनको पूछना है। जब अपन यहाँ पर आएंगे ना तब अपने को पूछना, अपन के जब बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना तो अपना कितना हार्ट करता है दिल, वही उनका करता है। अपन बेवकूफ रहते हैं, समझते नहीं अभी तो, कि अपन जानते हैं कि अपन ये कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर 2 साल है, 2 साल नहीं किया तो कुछ नहीं कर पाओगे फिर। इसी कारण एक एक मिनट का उपयोग करो, बहुत अच्छे से पढ़ो। लिख दिया सबने? अब आओ यहां पर देखो एक बार पूरा वापस। सबसे पहले मैंने बोला पीएमएमसी, पूरा नाम होता है परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल, सुनते रहो आप, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कोयल हो गया। अर्थात परमानेंट मैग्नेट के रूप में प्रयोग में लेते हैं स्थायी मैग्नेट, स्थायी मैग्नेट के रूप में अर्थात एल्निको, याद रह जाएगा एल्निको, एल्यूमिनियम निकेल कोबाल्ट। आ गया वो क्या क्या लिखा है बात का यहाँ पर। नियंत्रण बल आगुण तो कल ही बोला था, या तो ग्रेविटी होता है या स्प्रिंग होता है। मैंने बोला सबके सब यंत्रों में स्प्रिंग ही होता है, एक आएगा एमआई जिसमें दोनों होते हैं। ऐसे तुलना करके पढ़ोगे तो कभी एमआई उपकरण होता है जिसमें दोनों हो सकते हैं, स्प्रिंग भी हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण भी हो सकता है। बाकी सब में कैसा होगा, या तो स्प्रिंग होगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। तो बिल्कुल किस किस में नहीं होगा, कल ही लिखा था, याद हो तो, पावर फैक्टर मीटर, मेगर और आवर्ती मीटर। मेगर में मैंने लिखा दिया है कंट्रोलिंग टॉर्क के रूप में स्प्रिंग के स्थान पर कुंडली का उपयोग करते हैं। तो ऐसे पढ़ोगे, वापस देखते रहो। नेक्स्ट क्या है, अवमंदक प्रणाली।
तीन प्रकार की होती है पीएमएमसी और प्रेरण ऊर्जा मीटर में भंवर धारा होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर में दर घर्षण होती है, बाकी सभी में वायु घर्षण होगी। तो ये पढ़ो तो जब केवल इसके ऊपर मत रहो, सारे और पॉइंट है वो भी देखते रहो। नेक्स्ट दोनों हो गई। एकमात्र यंत्र जिसका पैमाना रेखीय होता है, बाकी सबका अरेखीय होगा। क्या याद रखने की जरूरत पड़ी? नहीं। रेखीय होने के कारण एकमात्र यंत्र जो केवल डीसी का मापन करता है, बाकी सभी के सभी किसको करेंगे? या तो एसी को या एसी प्लस डीसी दोनों को। केवल एसी का मत बोल रहे, या तो एसी का या फिर दोनों का। केवल एंड केवल डीसी को मापने वाले यंत्र कौन सा है? पीएमएमसी। अगला क्या है? अगर डीसी यंत्रों को एसी से जोड़ दिया जाए तो वो जलेंगे नहीं, लेकिन अगर एसी यंत्रों को डीसी से जोड़ दिया जाए तो 100% जल जाएंगे। ये क्वेश्चन आता है मशीनों में कि यदि एसी मशीनों को डीसी से जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? जल जाएंगे। सिंपल बात है। तो पीएमएमसी को अगर एसी से जोड़ जाओगे क्या होगा? कोई रीडिंग नहीं देगा, उसका पॉइंटर क्या होगा? कंपन करता रहेगा। कहां पर? जीरो के पास। नेक्स्ट क्या हुआ? अब कुछ पॉइंट है तुलना वाले। क्या क्या खासियत होती है? सबसे कम पावर की खपत करता है कौन? पीएमएमसी। सबसे अधिक टॉर्क से वेट अनुपात होता है इसका। टॉर्क से वेट अनुपात सबसे ज्यादा होने के कारण सबसे ज्यादा सुग्राही होता है, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। कौन सा यंत्र? पीएमएमसी। हो गया। नेक्स्ट, पीएमएमसी के उपयोग, हेडिंग डालो। पीएमएमसी के उपयोग क्या करते हैं अपन? क्योंकि पीएमएमसी वैसे तो आप कहोगे सर हमने तो कभी यंत्र देखा ही नहीं है, वास्तव में नहीं होता है। ये सिद्धांत होता है जिसके द्वारा अपन कुछ यंत्र बनाते हैं। पीएमएमसी के उपयोग क्या करते हैं? निम्न परास के निम्न आवृत्ति पर कार्य करने वाले अमीटर और वोल्ट मीटर को बनाने में। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आता, मेगर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पीएमएमसी के सिद्धांत पर। लिखाया था मैंने क्या? नहीं लिखा है? लिखा देना। क्वेश्चन पूछेगा कि मेगर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पीएमएमसी के सिद्धांत पर। लिखा ना जब आपने मेगर, तो लिख दो वहां पर मेगर पीएमएमसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊपर लिख दो नोट करके, ऊपर अपने कॉपी में खाली जगह ही रहती है ना, नोट करके लिख दिया करो। तो पीएमएमसी के उपयोग क्या होते हैं? क्या वापस बोलूं पॉइंट? लिख दो मेगर पीएमएमसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। मेगर पीएमएमसी के सिद्धांत पर कार्य करता है। मल्टीमीटर कोई सिद्धांत नहीं होता है। अब बात करते हैं इसका उपयोग क्या कहां करते हैं? निम्न परास के, वेरी गुड, लेकिन एक वर्ड नहीं बोला, और निम्न परास के निम्न आवर्ती पर, क्योंकि निम्न आवर्ती होनी जरूरी है, अधिक आवर्ती होंगे तो कार्य भी नहीं करेंगे। निम्न परास पर निम्न आवर्ती, निम्न परास के निम्न आवर्ती पर कार्य करने वाले अमीटर वह वोल्ट मीटर बनाने में, वोल्ट मीटर बनाने में किसका उपयोग करते हैं अपन? पीएमएमसी का। अब आपको तो यहां पर एक जैसे तीन क्वेश्चन है जो कंफ्यूज करते हैं, वो एक साथ लिख देता हूं, बाकी अपन पढ़ेंगे एक एक करके आते हुए, वैसे करते जाएंगे। तो तीन क्वेश्चन पूछते हैं, क्या क्या? निम्न परास निम्न आवर्ती, निम्न परास निम्न आवर्ती कौन से यंत्र होते हैं? दूसरा होता है निम्न परास अधिक आवर्ती कौन से यंत्र होते हैं कार्य करने वाले? ये क्वेश्चन वही का वही है, देखो मैंने शॉर्टकट में लिखा है बाप। और तीसरा आता है अधिक परास निम्न आवर्ती। ये तीन क्वेश्चन हमेशा आते हैं बारी बारी से।
दोनों निम्न हैं तो यहां पर तो होंगे पीएमएमसी प्रकार के अमीटर और वोल्टमीटर, तो मैं लिख दूं पीएमएमसी यंत्र। निम्न प्रास और अधिक आवर्ती है तो यहां पर करेंगे अपने तापीय यंत्र, जिसको अपन कहते हैं थर्मोकपल, जो अपन बाद में पढ़ते रहेंगे। एक तो होता है अपना थर्मोकपल और एक होता है अपना हॉट वायर। अधिक प्रास निम्न आवर्ती तो ये होता है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर। ये एक साथ लिख दिए है इलेक्ट्रोस्टैटिक वोल्टमीटर, इसको आपको नोट में लिखना है। बाकी अपना पॉइंट ये चल रहा है एमसीबी पीएमएमसी के उपयोग, ये आपको अलग से नोट के अंदर लिखना है। नोट में लिख के ऐसे रख दो अलग से। किस किस ने आप में से पावर सिस्टम के घर जाकर ऑब्जेक्टिव भी लगाए हैं? ईमानदारी से हाथ खड़े करो तो। आपने? वेरी गुड। ये कोई बोला यहां पर कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस तक तो सही बात है, कोई बात नहीं, और कॉन्फिडेंस मरवा देता है। हाँ, कॉन्फिडेंस तो कोई बात होना भी सही है। लिख दिया। अब अपन कल इसके बारे में उपयोग पढ़ेंगे, तब तक आपके पास 7-8 मिनट है। एक बार जितना मेजरमेंट पढ़ा है वापस पढ़ो फास्ट। जो सामने देखेगा उसकी बारी आएगी। फास्ट, जितना अपने मेजरमेंट पढ़ा है पूरा वापस जल्दी से रिपीट करो। आवाज नहीं। कल अपन इसके पढ़ेंगे अमीटर और वोल्ट मीटर के बारे में, तो पढ़ के आना अगर कोई पढ़ के आ सकता है तो। हाँ, बंद कर दो क्लास।